एक बार माहिर की कहानी सुनाते हुए हमें नानी ने बताया कि माहिर के पास नायाब आया और बोला, यार क्या बताऊँ, इस बार राजा साहब ने ऐसी परेशानी में डाला है कि उससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है और एक बार फिर से मैं तुमसे सलाह लेने के लिए आ गया हूँ। माहिर ने कहा, दोस्त आराम से बैठो और फिर बताओ कि मसला क्या है। नायाब ने बताया कि हमारी रानी साहिबा के हुजरे में कोई भी गैरमर्द नहीं आ जाता है। उनकी सारी मुलाजिमा औरतें ही होती हैं, यहाँ तक कि वहाँ की पहरेदार भी औरतें ही होती हैं। एक बार रानी साहिबा अपनी महल की खिड़की में बैठी हुई थी कि एक मछुआरन वहाँ पर मछलियाँ बेचने के लिए आई। महल की रसोई में से वापस आते हुए उसे रानी साहिबा दिखी। वह उनसे बोली, रानी साहिबा, अपने कमरे में रखने के लिए मछली ले लीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत हैं। रानी साहिबा ने उससे पूछा कि ये मछली जनाना है या फिर मर्दाना, क्योंकि हमारे हुजरे में कोई भी गैर मर्द नहीं आ सकता है। इतना सुनते ही वह मछली हंसने लगी और वहाँ पर मौजूद दासियों ने भी उसकी हंसने की आवाज़ सुनी। उसको हंसता हुआ देखकर रानी साहिबा को गुस्सा आ गया और उन्होंने फ़ौरन ही मछुआरन को और उसकी मछलियों को पकड़ने का आदेश दे दिया और राजा साहब को बुलवाने के लिए दासियों को भेज दिया। राजा साहब भी वहाँ पर पहुँच गए। रानी साहिबा ने उन्हें पूरी बात बताई और उनसे कहा कि इस मछली से पूछिए कि ये मेरी बात सुनकर हंस क्यों रही थी। राजा साहब ने मछुआरन से कहा कि वह मछली से पूछकर बताए कि उसके हंसने का कारण क्या है। मछुआरन मछली के पास अपना मुंह लेकर गई और उससे बातें करने लगी। फिर कुछ समय बाद बोली कि राजा साहब, इसका कहना है कि रानी साहिबा का मानना है कि उनके हुजरे में मछली भी जनाना नहीं आए, जबकि उनके हुजरे में एक आदमी औरत का वेश बनाकर रह रहा है। ये सुनकर राजा साहब और रानी साहिबा को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने मछुआरन से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे हुजरे में तो सब औरतें ही हैं, किसी आदमी के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मछुआरन ने कहा कि राजा साहब, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप ही बताइए कि मछली झूठ क्यों बोलेगी, इसमें इसका क्या फ़ायदा होगा। राजा साहब ने उस मछुआरन को वहाँ से जाने के लिए कह दिया और रानी साहिबा से बोले कि ये मछुआरन सही कह रही है, भला झूठ बोलकर मछली को क्या मिलेगा। रानी साहिबा बोली, तो आप सच्चाई का पता लगवाइए कि हमारे हुजरे में कौन है जो औरत बनकर रह रहा है। राजा साहब ने सोचा कि अगर मैं ये बात सबको बताता हूँ तो वह आदमी जो औरतों के बीच में रह रहा है वह होशियार हो जाएगा और हो सकता है कि वह चुपके से वहाँ से चला भी जाए। इसलिए उन्होंने ये बात पता लगाने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है। अब मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तुम ही मुझे कोई तरकीब बताओ। माहिर कुछ देर तक तो सोचता रहा, फिर उसने नायाब को एक तरकीब बताई और नायाब तरकीब सुनकर बहुत खुश हुआ और महल में आ गया। उसने राजा साहब को आकर सारी तरकीब बताई और उनसे कहा कि रानी साहिबा के हुजरे की सारी दासियों के बीच एक प्रतियोगिता रखें। अगले दिन बहुत सारे खेल थे जो उन्हें आपस में खेलने थे और विजेता के लिए एक बहुत बड़ा इनाम रखा गया था। धीरे धीरे प्रतियोगिता आगे बढ़ने लगी, लेकिन अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया था। अब बस एक आखिरी चुनौती ही बची थी, जिसमें एक बहुत बड़े गड्ढे को एक छलांग में पार करना था। हुजरे की सारी दासियां, पहरेदारी करने वाली दासियां, उस गड्ढे के आगे आकर खड़ी हो गईं और एक एक करके उसे पार करने की कोशिश करने लगीं। लेकिन वह गड्ढा इतना बड़ा था कि जो भी उसे पार करने की कोशिश करती उसके अंदर ही गिर जाती थी और आखिर में एक दासी ने उस गड्ढे को पार कर ही लिया। राजा साहब का आदेश सुनते ही उस दासी को पकड़ लिया गया और बाकी सबको वहाँ से ले जाने के लिए बोल दिया गया। जब सब लोग वहाँ से चले गए तो राजा साहब ने उससे कड़े शब्दों में पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर दासी बोली, राजा साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। आपके आदेश पर ही मैंने वह गड्ढा पार किया है। राजा साहब बोले कि हमें सब पता है कि तुम एक आदमी हो और औरत बनकर हमारे महल में रह रहे थे।
अब इससे पहले कि हम तुम्हें फांसी की सज़ा दे दें, अपने मुंह से बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया है। वह आदमी रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, राजा साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं कई दिनों से भूखा था और मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा था। एक दिन मैं नदी के किनारे पर बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे मुनादी करने वालों की आवाज़ आई कि रानी साहिबा के हुजरे की पहरेदारी करने के लिए एक लंबी चौड़ी औरत चाहिए। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं औरत का वेश बनाकर ये नौकरी करूँगा और इस तरह मैं रानी साहिबा की दासियों में शामिल हो गया। राजा साहब ने हुक्म दिया कि इसे कारागार में डाल दिया जाए। जब पहरेदार उसे वहाँ से ले गए तो राजा साहब ने नायाब को शाबाशी दी। नायाब बोला कि राजा साहब, जब वह नदी के किनारे बैठकर ये युक्ति बना रहा होगा तभी उस मछली ने इसकी बातें सुन ली होंगी और इस तरह से ये बात हमें भी पता चल गई। राजा साहब ने नायाब को इस परेशानी को हल करने के लिए बहुत सारे तोहफे दिए। 4-5 दिन के बाद नायाब माहिर के पास पहुंचा तो माहिर ने उससे बड़ी बेताबी से पूछा कि क्या हुआ, पता चल गया कि वह कौन था जो औरत का वेश बनाकर हुजरे में रह रहा था। नायाब ने माहिर को सारी बात बताते हुए कहा कि इन सब बातों के बीच एक परेशानी और आ गई थी। माहिर ने पूछा, वह क्या थी? नायाब ने बताया कि जब राजा साहब और मैं इस मसले को सुलझाने में लगे हुए थे, किसी ने शाही बगीचे में से शाही अंगूर चुरा लिए। ये बात जब राजा साहब को पता चली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। किसी को भी बगीचे में से कोई भी वस्तु उठाने की इजाज़त नहीं थी और चुराने वालों ने चुराया भी तो क्या, राजा साहब का पसंदीदा अंगूर। राजा साहब ने आपातकालीन बैठक बुलाई और ऐलान कर दिया कि जिसने भी ये चोरी की है वे चुपचाप आकर अपना गुनाह कबूल कर ले। मगर कोई भी सामने नहीं आ रहा था। राजा साहब ने कहा कि नायाब, अब तुम ही पता लगाओ कि हमारे शाही अंगूर चुराने वाला चोर कौन है। मैं एक बड़े के पास गया और हमारे दरबार में जितने दरबारी हैं उतनी ही साइज़ की लकड़ियाँ ले आया और सबके हाथ में एक एक लकड़ी ये कहकर थमा दी कि वे कल सुबह जब अपनी अपनी लकड़ी लेकर दरबार में हाजिर हो जाएंगे, जिसकी लकड़ी बाकी लकड़ियों से बड़ी होगी वही चोर होगा, क्योंकि वे जादुई लकड़ी है जिन्हें मैं एक तपस्वी बाबा से लाया हूँ। अब यहाँ पर वे कहावत साबित हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। यहाँ पर जो हमारा चोर था उसके मन में भी ये भय हुआ कि अगर उसकी लकड़ी बाकी लकड़ियों से बड़ी निकली तो वह पकड़ा जाएगा और उसकी चोरी सबके सामने आ जाएगी। इसलिए उसने अपनी लकड़ी को थोड़ा सा काट दिया और दरबार में पहुंच गया। बस जब सबकी लकड़ियों को नापा गया तो उसकी लकड़ी बाकी लकड़ियों से छोटी थी और इस तरह सच्चाई सबके सामने आ गई। राजा साहब ने उस दरबारी को दरबार से बाहर जाने का आदेश दे दिया और मुझे शाबाशी दी। इस तरह इस बात का सुखद अंत हो गया। नायाब की बातें सुनकर माहिर भी तालियां बजाने लगा और दोनों दोस्त हंसने लगे।